एनर्जी रिसोर्सेज इन इंडिया। आज की इस वीडियो में हम भारत में जो ऊर्जा के जो संसाधन हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। जैसा कि हमने आपको कल बताया था कि हम इसके बाद जो थर्ड पेपर आपका है उसको ही कंटिन्यू करेंगे। तो उसी की सीरीज़ में हमारे यहाँ दूसरा वीडियोज है। पिछले वीडियोज में हमने आपको जो भी मिनरल थे, मिनरल रिसोर्सेज इन इंडिया के जो टॉपिक था उसको हमने कवर किया था। तो उसमें हमने बताया था आपको कि जितने भी मिनरल्स होते हैं वे अर्थ से डिराइव्ड होते हैं। तो इन सब चीज़ों को हमने पिछले वीडियोज में बताया था और बिल्कुल वो इंट्रोडक्शन की क्लास थी। और इस जो एनर्जी रिसोर्सेज है या मिनरल रिसोर्सेज की जो हमारी यूनिट पूरी है थर्ड पेपर में, मतलब बॉटनी का जो थर्ड पेपर है उसमें जो पूरी यूनिट जो है उसी की सीरीज़ में हमारा यह दूसरा वीडियोज है। और इस वीडियोज में हम इंडिया के अंतर्गत जो भी एनर्जी के रिसोर्सेज हैं इन सब के बारे में स्टडी करेंगे। यह जो आज का लेक्चर है यह इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि इससे अक्सर ही एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपने भी पिछला लेक्चर इंट्रोडक्शन वाला नहीं देखा तो आप उसे देख सकते हैं और उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप प्लेलिस्ट के माध्यम से भी उसे देख सकते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वह एनर्जी रिसोर्सेज इन इंडिया है, यानी कि भारत में जो भी ऊर्जा के संसाधन हैं उनके बारे में आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एनर्जी रिसोर्सेज इन इंडिया यानी कि भारत में ऊर्जा के जो भी संसाधन हैं इन सब के बारे में आज का ये पूरा लेक्चर होगा। तो अगर हम एनर्जी की बात करें, देखिए सबसे पहले हम समझते हैं कि एनर्जी है क्या। एनर्जी का मतलब है ये है कि अगर हम कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी डेवलपमेंटल जहाँ पर वर्क होता है वहाँ पर एनर्जी की ज़रूरत होती है। अब वह एनर्जी जो रहती है उस कार्य को करने के लिए, यानी कि जो भी डेवलपमेंटल वर्क हो रहा है उस कार्य को करने के लिए ह्यूमन जो अपनी एक्टिविटीज़ में जो इनपुट डालता है वही एनर्जी है। तो एनर्जी क्या है? एनर्जी इज ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनपुट फॉर ह्यूमन एक्टिविटीज़, यानी कि एनर्जी जो है वह ह्यूमन एक्टिविटीज़ में जो इनपुट दिया जाता है वही एनर्जी है। वो भी डेवलपमेंटल वर्क हो सकते हैं या फिर अनदर वर्क हो सकते हैं। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं वह एनर्जी के माध्यम से होती है। तो हम बोल सकते हैं एनर्जी जो होती है किसी भी डेवलपमेंटल वर्क को कराने के लिए ह्यूमन के द्वारा जो इनपुट दिया जाता है वही एनर्जी है। अब देखिए एनर्जी जो होती है वह कई फॉर्म में कन्वर्ट भी होती है। तो यहाँ पर और भी चीज़ जो मेंशन की गई है, दी वेरी ओरिजिनल फॉर्म ऑफ एनर्जी टेक्नोलॉजी प्रोबेबली वाज द फायर, विंड एंड हाइड्रो पावर हैज़ आल्सो बीन यूज, यानी कि जो एनर्जी है वह ओरिजिनल फॉर्म में जैसे फायर हो गया, यानी फायर हो गई, या फिर विंड एनर्जी हो गई, या फिर हाइड्रो पावर जो एनर्जी जो हो गई, इन सब एनर्जीज का यूज करके हम अलग अलग माध्यम से अपने दैनिक जीवन में इनका यूज करते हैं। अब जैसे विंड एनर्जी जो हो गई, विंड एनर्जी हमें कैसे मिलती है? विंड एनर्जी के द्वारा हम उसे जो बड़ी बड़ी पवन चक्कियाँ होती हैं वहाँ से हम क्या करते हैं, विंड एनर्जी को हम इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। हाइड्रो पावर्स का मतलब हाइड्रो पावर्स में जैसे थर्मल पावर वगैरह हो गए और जो भी अलग अलग के टाइडल एनर्जी जो रहती है, यानी कि जो समुद्र में ज्वार भाटा आता है तो ये जो समुद्र का पानी जो रहता है वह एक प्रेशर के साथ आता है। तो वहाँ पर क्या करते हैं कि टरबाइंस का यूज कर देते हैं और उन टरबाइंस को ये जो टाइडल एनर्जी जो रहती है वो टरबाइन पर चलती है, वहाँ से वह टरबाइन जब चलती है तो हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी वहाँ से मिलती है। तो और भी अलग अलग तरीक़ों से हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी को कन्वर्ट कर लेते हैं अपने ज़रूरत के हिसाब से, अपने दैनिक जीवन के ज़रूरत के हिसाब से। इन सब चीज़ों को हम एनर्जी के अलग अलग फॉर्म को हम अपने जीवन में यूज करते हैं। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो एनर्जी जो रहती है, सबसे ज़्यादा जो एनर्जी होती है, मोस्ट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड इन इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर एंड ट्रांसपोर्ट, सबसे ज़्यादा जो एनर्जी जो होती है कंज्यूम की जाती है इंडस्ट्रियल वर्क में, एग्रीकल्चर के वर्क में और साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट में। अब ट्रांसपोर्ट में तो पूछना ही नहीं है कि जितने भी फॉसिल फ्यूल होते हैं, जितने भी ट्रांसपोर्ट के व्हीकल हैं आजकल, जितने भी ट्रांसपोर्ट के मैक्सिमम व्हीकल यूज किए जाते हैं उनमें ही फॉसिल फ्यूल का यूज किया जाता है। और यही ईंधन जो फॉसिल फ्यूल होते हैं अर्थ से ही मिलते हैं, तो कच्चा तेल बोलते हैं। जब हमें किसी जगह से फॉसिल फ्यूल मिलता है
बिना शोधन किया हुआ, यानी कि जब हमें किसी चट्टानों के द्वारा या फिर किसी अन्य एक्टिविटीज़ के द्वारा जहाँ पर भी फॉसिल फ्यूल रहता है तो पहले किया क्या जाता है, वहाँ पर ड्रिलिंग की जाती है। ड्रिलिंग करने के बाद फिर वहाँ से उस फॉसिल फ्यूल को निकाला जाता है, जिन्हें हिंदी में कच्चा तेल बोलते हैं, और बाद में इनका अलग अलग इंडस्ट्रियों में अलग अलग माध्यमों के द्वारा इनका शोधन का कार्य किया जाता है। और शोधन के कार्य जब पूरे हो जाते हैं तो उसके बाद फिर उनमें से अलग अलग तरीके से जो फ्यूल्स रहते हैं वो निकलते हैं। कुछ पेट्रोल्स होते हैं और साथ साथ डीजल्स, तो इनका अलग अलग तरीके से ट्रांसपोर्ट के जो व्हीकल्स होते हैं इनमें यूज किया जाता है। तो यहाँ पर यही चीज़ें लिखी गई हैं कि सबसे ज़्यादा जो एनर्जी कंज्यूम होती है वह इंडस्ट्री के माध्यम से होती है, ट्रांसपोर्ट के माध्यम से होती है और एग्रीकल्चर के माध्यम से होती है। इसके अलावा एनर्जी रिसोर्सेज आर नेचुरल, ये एनर्जी रिसोर्सेज जो रहते हैं वह नेचुरल होते हैं, यानी कि जो हमें जो कच्चा तेल मिलता है वह नेचुरल ही होता है। बाद में फिर इनका शोधन का कार्य किया जाता है, तो फिर अलग अलग तरीक़ों से फिर उनका यूज किया जाता है। अब देखिए जो एनर्जी है, एनर्जी जो रहती है दो प्रकार की होती है, यहाँ पर हमने मेंशन भी कर दिया है। एक एनर्जी जो होती है वो कन्वेंशनल एनर्जी होती है, जिसे हम लोग नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज बोलते हैं, और दूसरी एनर्जी जो होती है वह नॉन कन्वेंशनल होती है, जिसे हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज बोलते हैं। तो हमने भी आपको बताया कि जो एनर्जी है वह दो तरीके की होती है, यानी कि एक कन्वेंशनल एनर्जी होती है और एक नॉन कन्वेंशनल एनर्जी होती है। अगर हम कन्वेंशनल एनर्जी की बात करें तो इसे कन्वेंशनल एनर्जी या नॉन रिन्यूएबल एनर्जी जो होती है इसे हम लोग हिंदी में परंपरागत अथवा गैर नवीनीकृत ऊर्जा संसाधन बोलते हैं। और जो यहाँ पर दूसरा जो नॉन कन्वेंशनल या रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज है इसे हम लोग गैर परंपरागत अथवा नवीनीकृत ऊर्जा संसाधन बोलते हैं। यानी कि देखिए जो एक कन्वेंशनल एनर्जी होती है, एक बार ये एनर्जी जो होती है अगर एक बार यह एनर्जी ख़त्म हो गई तो इसे हम दोबारा इस एनर्जी को बना नहीं सकते, या फिर अगर इसको बनाएंगे तो इसमें बनने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, और इतना समय लग जाएगा कि तब तक ये दुनिया ही समाप्त हो जाएगी। तो ये हम बोल सकते हैं जो कन्वेंशनल एनर्जी होती है इसको हम दोबारा रिन्यूएबल नहीं कर सकते, दोबारा नवीनीकृत इसे नहीं कर सकते। और जो यहाँ पर नॉन कन्वेंशनल या रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज है इसको हम लोग रिन्यूएबल कर सकते हैं। जैसे यानी कि इस एनर्जी को हम एक बार ख़त्म होने पर, रिन्यूएबल एनर्जी जो रहती है अगर एक बार यह एनर्जी ख़त्म हो जाए तो इसे एक बार हम फिर से इसे नवीनीकृत कर सकते हैं, फिर से इसे बना सकते हैं। तो यही दोनों में एक बेसिक अंतर है कन्वेंशनल एनर्जी और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के अंदर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कन्वेंशनल या नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को देखते हैं। यहाँ पर जो चीज़ें लिखी गई हैं, दी रिसोर्सेज दैट कैन नॉट बी रीयूज थ्रू नेचुरल साइकिल, यानी कि ऐसा रिसोर्सेज जिसको हम दोबारा रिन्यू ना कर सके, दोबारा नवीनीकृत ना कर सके नेचुरल साइकिल के माध्यम से। तो इस तरीके के जो रिसोर्सेज रहते हैं उसे हम लोग नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज बोलते हैं, या फिर इसे हम लोग कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में जैसे कोयला हो गया, या फिर जितने भी फॉसिल फ्यूल ऑयल हो गए, नेचुरल गैसेज हो गई, थर्मल पावर हो गया, इसके अलावा जितने भी न्यूक्लियर एनर्जी है ये सब नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के एग्जांपल हैं। जैसे मान लीजिए कोयला है, कोयला क्या है, एक प्रकार का फॉसिल फ्यूल है। अब कोयले के बनने में लगभग सैकड़ों साल लग जाते हैं, उसको हज़ारों सैकड़ों साल में ये बनकर तैयार होता है। तो फिर अगर एक बार जब ये ऊर्जा का संसाधन जो कोयला है, जो कि सबसे ज़्यादा आजकल के समय में इसका यूज किया जाता है, तो अगर एक बार यह ख़त्म हो जाएगा तो इसको बनने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो ये जब तक यह बनेगा तब तक तो ये दुनिया ही नहीं रहेगी। तो इस तरीके के जो संसाधन होते हैं जिनको बनने में बहुत ज़्यादा समय लग जाए या फिर ह्यूमन लाइफ तब तक बचे ही ना, तो इस तरीके के जो संसाधन होते हैं उसे हम लोग नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज बोलते हैं। एग्जाम्पल में हमने आपको कोयल, ऑयल और नेचुरल गैसेस, थर्मल पावर, इन सब चीज़ों के बारे में बताया। इसके अलावा जो अगला है वह नॉन कन्वेंशनल या रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज है। हमने अभी आपको क्लियर कर दिया कि बिल्कुल जो कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं इनका दोबारा यूज नहीं किया जा सकता। अगर ये एनर्जी के रिसोर्स एक बार ख़त्म हो गए तो इनको दोबारा बनाया नहीं जा सकता, दोबारा उत्पादन नहीं किया जा सकता। और यहाँ पर जो नॉन कन्वेंशनल होते हैं, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज जो होते हैं इनको अगर एक बार ख़त्म हो जाए तो दोबारा इनको हम बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें लिखी भी गई हैं। द रिसोर्सेज
दैट कैन बी रिन्यू रीयूज थ्रू नेचुरल साइकिल आर नोन एज रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। यानी कि ऐसा सोर्स जिसको एक बार ख़त्म हो जाने के बाद दोबारा उसे हम रीयूज कर सकें, दोबारा उसे नवीनीकृत कर सकें। तो ऐसे जो रिसोर्सेज होते हैं उसे हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज बोलते हैं। एग्जाम्पल में जैसे सोलर एनर्जी जो है, जो कि हमें सन से एनर्जी प्राप्त होती है, तो उसे हम लोग सोलर एनर्जी बोलते हैं। और सन जो है वह कभी ख़त्म ना होने वाली एनर्जी है, जो हमें सोलर एनर्जी मिलती है वह कभी ना ख़त्म होने वाली एनर्जी है। और आने वाले भविष्य में जब ये कोयला या फिर और भी जो फॉसिल फ्यूल हैं एक ना एक दिन ये समाप्त हो जाएंगे, और समाप्त होने के बाद आने वाला जो भविष्य है इसी सोलर एनर्जी के ऊपर डिपेंड है। इसके अलावा जो विंड एनर्जी है, विंड एनर्जी के लिए बहुत सारी क्राइटेरियाज भी रहती हैं, जैसे वहाँ पर प्रॉपर विंड रहना चाहिए, पहाड़ी एरिया होना चाहिए, बहुत ज़्यादा फील्ड्स रहना चाहिए, या जहाँ पर 7 से 8 किलोमीटर की स्पीड से हवा चलती हो। ऐसे एरियाज पर ही हम विंड एनर्जी जो रहती है वो मिलती है, और वहीं से हम इलेक्ट्रिक एनर्जी में पवन चक्की वगैरह लगाकर, बड़े बड़े पिलर लगाकर, वहाँ पर बड़े बड़े पंखे लगे रहते हैं, तो वहाँ से हम फिर विंड एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा क्राइटेरिया है। तो भविष्य में ये जो सोलर एनर्जी है यही ज़्यादातर काम आएगी, क्योंकि इससे किसी भी प्रकार का पॉल्यूशन नहीं होता। जैसे मान लीजिए अगर हमें इलेक्ट्रिक की ज़रूरत है, तो इलेक्ट्रिक की ज़रूरत के लिए हम या तो जनरेटर की व्यवस्था करें, तो जनरेटर से होता क्या है, वहाँ पर ध्वनि प्रदूषण भी होता है, और साथ ही साथ एयर पोल्यूशन भी होता है, और साथ ही साथ और भी डिस्टर्बेंस होते हैं। तो ये सब जो सोलर एनर्जी है ये बिल्कुल सुकून देने वाली एनर्जी है। और इसके अलावा जो अगला हमारा टाइडल एनर्जी है, जियोथर्मल एनर्जी है, ये सब जो है वह नॉन कन्वेंशनल या रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के एग्जाम्पल हैं। इसके बाद इस चार्ट के माध्यम से हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो एनर्जी के रिसोर्सेज हैं वे 2 टाइप के होते हैं। यानी कि हमारा जो एनर्जी का रिसोर्सेज वह 2 टाइप के होते हैं, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज और रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के अंतर्गत ऑयल हो गए, नेचुरल गैसेज हो गई, कोयले हो गए, और साथ ही साथ न्यूक्लियर एजेंसी हो गई, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। और जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं जिसको हम दोबारा तैयार कर सकते हैं, जिसमें सन एनर्जी, जिसे हम लोग सोलर एनर्जी बोलते हैं, हाइड्रो एनर्जी बोलते हैं जो टाइडल एनर्जी वगैरह रहती है। इसके अलावा जो विंड एनर्जी होती है, जियोथर्मल एनर्जी, और ये सब जो एनर्जी हैं ये रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत आते हैं। तो इस फिगर के माध्यम से हम बिल्कुल क्लियर करना चाहते हैं कि इससे बिल्कुल आप समझ जाए कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज क्या हैं। इन सब चीज़ों को आप बिल्कुल समझते रहें। तो इससे एक चार्ट के माध्यम से हमने आपको बता दिया। अब हम देखते हैं एक एक को थोड़ा सा डिटेल करते हैं। जो कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज हैं इसे हम लोग नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज भी बोलते हैं। तो इसकी अगर हम एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पर जो है कोयला क्या है, एक प्रकार का ये फॉसिल फ्यूल है, और माना जाता है कि पूरे जितने भी फॉसिल फ्यूल यूज किए जाते हैं इसमें से लगभग 30% जो रहता है वह एनर्जी का कंजप्शन कोयले के द्वारा ही किया जाता है। और कोयले का अगर हम बात करें तो कोयला क्या है, इसे मेसोजोइक ईरा का कार्बोनिफेरस जो ईरा था वहाँ पर इसका फॉर्मेशन हुआ था। एक प्रकार का जो कोयले होते हैं एक प्रकार के सेडिमेंट्री रॉक भी होते हैं, और एक ये फॉसिल फ्यूल तो है ही, आप जानते हैं जितने भी अर्थ से हमें फ्यूल्स निकलते हैं वे सब फॉसिल फ्यूल ही कहलाते हैं, क्योंकि इन फॉसिल को बनने के लिए बहुत ज़्यादा समय लगता है। पहले प्लांट के प्रोडक्ट या फिर जो भी वेस्टेज रहते हैं कि किसी समय में चट्टानों के नीचे दबे होंगे, और फिर सैकड़ों साल के बाद फिर वहाँ से फिर कोयले का निर्माण होता है। तो ऐसे हम लोग जो प्रोडक्ट रहते हैं उसे हम लोग फॉसिल प्रोडक्ट बोलते हैं। तो कोयला क्या है, एक प्रकार का प्लांट फॉसिल है, और इंडिया में लगभग इसकी 600 बिलियन टन जो रहते हैं इसे रिजर्व करके रखा गया है। इतना रिजर्व करके रखा भी गया है, लेकिन फिर भी माना जाता है कि 200 से लेकर 250 साल बाद जो कोयला है वह ख़त्म हो जाएगा, और ख़त्म जब कोयले का जब उत्पादन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा तो फिर उस समय फिर ये जो फॉसिल एनर्जी जो है समाप्त हो जाएंगी, और बाद में फिर यही जो सोलर एनर्जी है वहीं से आगे का भविष्य उसी पर चलेगा। इसके अलावा
जो कोयला है पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड का 5% जो कोयला रहता है वह इंडिया में पाया जाता है। तो ऐसे चीज़ें हमने पॉइंट में यहाँ पर मेंशन कर दी है, तो इसे आप कवर कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो वीडियोज़ है ज़्यादा लंबी भी हो जाएगी, हमें पता है, क्योंकि टॉपिक बहुत कवर करने हैं इसमें। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम कोयले में इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, देखिए जो इलेक्ट्रिसिटी कोयले के द्वारा बनाई जाती है, तो पहले किया क्या जाता है, पहले कोयले को जलाया जाता है। जब कोयले को जलाया जाता है तो उससे हीट मिलती है, और इस हीट को फिर जब कोयले में हीट मिलती है तो इस हीट से वाटर को गर्म किया जाता है, और वाटर जब गर्म होता है तो वाटर की जो स्टीम होती है उसी के द्वारा उनका एक लगभग निश्चित प्रेशर से उस स्टीम का उस भाप का उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाले टरबाइन रहती हैं, उन टरबाइन की पंखुड़ियों पे एक प्रेशर के द्वारा उन पे दिया जाता है, तो उससे टरबाइन घूमती है और वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जो रहती है वह जनरेट होती है। यहाँ पर कुछ थर्मल पावर स्टेशन के नाम भी हमने मेंशन कर दिया है, जैसे यहाँ पर है अनपरा थर्मल पावर स्टेशन जो कि सोनभद्र में है, और यहाँ पर माना जाता है लगभग 1630 मेगावाट जो बिजली रहती है यहाँ से बनाई जाती है। इसके अलावा अगला जो है वह टांडा थर्मल पावर स्टेशन जो है, टांडा थर्मल पावर स्टेशन जो है वह अम्बेडकर नगर में है, यहाँ से लगभग 440 मेगावाट बिजली जो है वह बनाई जाती है। इसके अलावा पंकी थर्मल पावर स्टेशन जो कि कानपुर में है, यहाँ से लगभग 210 मेगावाट बिजली बनाई जाती है। इसके अलावा रोजा थर्मल पावर स्टेशन जो है वह शाहजहाँपुर में है, यहाँ पर लगभग 1200 मेगावाट जो बिजली है यहाँ से बनाई जाती है। इसके अलावा अगला जो है परीक्षा थर्मल पावर स्टेशन जो है, जो कि झांसी में है, यहाँ पर 640 मेगावाट बिजली जो रहती है यहाँ से बनती है। तो ये सब जो क्या है थर्मल पावर स्टेशन है, वहाँ पर कोयले का यूज किया जाता है, कोयले के द्वारा वहाँ पर बिजली को बनाया जाता है। तो एक यह थोड़ा सा इस थर्मल पावर स्टेशन भी आप लोग हल्का से याद रखेंगे तो बेहतर रहेगा। के बाद कन्वेंशनल में अगर हम सेकेंड की बात करें, जिसमें ऑयल एंड नेचुरल गैसेज हैं, तो जो ऑयल रहते हैं इनका सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है फॉसिल फ्यूल के अंदर। तो यहाँ पर चीज़ें जो मेंशन की गई हैं, मोस्ट वाइडली यूज एनर्जी सोर्स ऑफ फॉसिल फ्यूल का सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। इसमें हाइड्रोकार्बन के मिक्सचर होते हैं, और जो सबसे पहले हमें जो फ्यूल मिलता है, यानी कि जहाँ पर भी समुद्र के चट्टानों में या फिर अलग अलग तरीक़ों से जहाँ पर भी ऐसा होता है कि यहाँ पर फॉसिल फ्यूल है, तो वहाँ पर किया जाता है, सबसे पहले वहाँ पर ड्रिलिंग की जाती है। ड्रिलिंग करने के बाद फिर वहाँ से फिर फॉसिल फ्यूल को निकाला जाता है। ये जो फॉसिल फ्यूल रहता है, जिसे जब यह वहाँ से निकलता है तो उसे हम लोग क्रूड ऑयल बोलते हैं, हिंदी में से कच्चा तेल बोलते हैं। और इस ऑयल को अलग अलग मशीनों में, अलग अलग इंडस्ट्री में जाकर वहाँ पर इनका शोधन का कार्य किया जाता है। फिर बाद में हमें या पेट्रोल डीजल के रूप में हमें ये मिलते हैं। तो क्रूड ऑयल हमने लिख दिया, विच ऑयल ऑब्टेन फ्रॉम अर्थ आर कॉल्ड क्रूड ऑयल। तो ये सब चीज़ें हैं। इसके अलावा जब पेट्रोल या डीजल या जो भी क्रूड ऑयल है जहाँ से भी निकलता है, तो वहाँ पर से जब ये निकलता है तो वहाँ पर एक नेचुरल गैस भी वहाँ से निकलती है, जिससे हम लोग नेचुरल जो गैसेज रहती है वहाँ उसमें मेथेन, एथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, इन सब चीज़ों का मिश्रण रहता है। तो बाद में इसे फिर हम लोग अच्छी तरीके से जब लिक्विफाइड करते हैं इस गैसेज को, तो लिक्विफाइड करने के बाद एलपीजी गैसेज का भी वहाँ से निकलती है, जिसे हम लोग लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के नाम से जानते हैं। और बाद में फिर इनका हम लोग घरों में खाना बनाने में इन सब गैसेज का यूज करते हैं। इसके अलावा जो अगला है वह न्यूक्लियर एनर्जी है। अब न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है? यह मोस्ट इको फ्रेंडली एनर्जी रिसोर्सेज है। इसमें जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट रहते हैं, आफ्टर फिजन ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट प्रोड्यूस हीट, जो भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट जैसे यूरेनियम हो गए और भी जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं, तो वहाँ से इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट के फिशन के बाद वहाँ पर हीट जनरेट होती है, और इसी हीट से हम इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा यूज जो होता है यूरेनियम का होता है। और यूरेनियम जो रहता है, यूरेनियम के द्वारा जो बिजली बनती है यह कोयले की तुलना में थोड़ा सस्ता पड़ता है, लेकिन एक बहुत बड़ा दुष्प्रभाव भी इसका है कि अगर यूरेनियम कहीं से लीक करता है तो बहुत बड़े खतरे का भी रूप ले लेता है। क्योंकि अभी आप जानते भी होंगे कि जापान में
एक हिरोशिमा नागासाकी नाम के जगह पर इसका दुष्प्रभाव पड़ा था, जहाँ पर सैकड़ों लोगों की जान भी गई थी और पीढ़ी दर पीढ़ी इसमें अलग तरीके की समाज में विकृतियाँ भी देखने को मिली थी। तो ये जो यूरेनियम होता है, कुछ ऐसे देश हैं जो इनमें हथियार बनाने में भी इनका यूज करते हैं, लेकिन भारत में जो इनका यूज किया जाता है वह सबसे ज़्यादा यूज इसका इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन में किया जाता है। यहाँ पर कुछ एटॉमिक पावर स्टेशन के नाम भी हमने मेंशन कर दिया है, जैसे तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन जो कि महाराष्ट्र में है, और यहाँ से लगभग 1400 मेगावाट बिजली जो रहती है वह प्रोड्यूस की जाती है। और इसके अलावा राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन जो है, जो कि राजस्थान में ही है, यहाँ से 1180 मेगावाट इलेक्ट्रिक जो रहती है वह जनरेट होती है। तो ये जो यूरेनियम है, यूरेनियम थोड़ा सस्ता तो पड़ता है, लेकिन थोड़ा सा इसका दुष्प्रभाव भी है। तो इन सब चीज़ों के ये सब जो है वह एनर्जी के रिसोर्सेज थे। तो अब कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज के बाद हम जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज हैं, यानी कि जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं, इसके बारे में हम देखते हैं। यहाँ पर जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज है, यानी कि ऐसा रिसोर्सेज जिसको हम एक बार ख़त्म होने के बाद दोबारा उसका उपयोग कर सके, दोबारा उसको बना सके, तो ऐसे जो रिसोर्सेज रहते हैं वे नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज के अंतर्गत आते हैं, या फिर इसे हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज भी बोलते हैं। तो इसमें जो पहला है वह सोलर एनर्जी है। देखिए, सोलर एनर्जी यानी कि सौर ऊर्जा, जो कि सन के द्वारा जो हमें एनर्जी मिलती है उसे हम लोग सोलर एनर्जी बोलते हैं। और जो सन एनर्जी के द्वारा जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन किया जाता है, यह जो विचार था यह फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा हुआ। जैसे फोटोसिंथेसिस में सन से एनर्जी लेकर और प्लांट जो रहता है वो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करके अपना फूड बनाता है। तो इसी इनको देखकर इस एनर्जी का प्रोडक्शन किया गया। इसमें क्या करते क्या है कि सन एनर्जी जो रहती है वह इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट की जाती है। इसमें सोलर प्लेट होते हैं, सोलर प्लेट जो रहते हैं वह सिलिकॉन के बने रहते हैं, और इसमें एनर्जी के छोटे छोटे चिपसेट लगे रहते हैं। तो इस एक करते क्या कि सोलर एनर्जी को ट्रैप कर लेते हैं, और ट्रैप करने के बाद वे इलेक्ट्रिक एनर्जी को जनरेट करते हैं। बाद में फिर अलग अलग तरीके के कन्वर्टर्स का प्रयोग करके इस एनर्जी को बढ़ाया जाता है। तो इस सोलर एनर्जी को यूज किया जाता है फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी के रूप में। इसके अलावा यहाँ पर जो हमने कई सोलर एनर्जी के जो पार्क हैं उनके बारे में मेंशन किया, जैसे चरका सोलर पार्क जो कि पटना में है, और यहाँ से लगभग 221 मेगावाट जो बिजली रहती है वहाँ से बनाई जाती है। इसके अलावा विलासपुर सोलर पार्क जो है, जो कि एमपी में है, भगवानपुर है, यहाँ पर लगभग 130 मेगावाट बिजली बनाई जाती है। इसके अलावा ग्रीन एनर्जी डेवलपमेंट पार्क उड़ीसा में है, इसे हम लोग 50 मेगावाट बिजली इससे बनाते हैं। इसके अलावा और भी एनर्जी के पार्क हैं, हमने यहाँ पर बहुत मेंशन भी नहीं किया क्योंकि वीडियोज बहुत ज़्यादा लंबी हो जा रही है। और ये जो सोलर एनर्जी है, सोलर एनर्जी को हम लोग ग्रीन एनर्जी बोलते हैं, क्योंकि देखिए इसमें बिल्कुल किसी प्रकार का डिस्टरबेंस नहीं होता। सबसे अच्छा फीचर इसका यही है कि जो सोलर एनर्जी रहता है, सोलर एनर्जी अगर एक बार पैनल्स आप लगा दिए तो सिर्फ आप सन से आप प्रॉपर बिजली लेते रहिए, और किसी प्रकार का शोर शराबा जैसा कोई नहीं है। जैसे अगर आप जनरेटर वगैरह लगाते हैं तो वहाँ पर होता है शोर शराबा होता है, पॉल्यूशन भी होता है, नॉइज़ पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन और साथ साथ एयर पॉल्यूशन, 3 प्रकार के पॉल्यूशन को कॉज करता है। लेकिन ये जो सोलर एनर्जी रहती है, सोलर एनर्जी एक प्रकार की ग्रीन एनर्जी है, और यह भविष्य में पूरा जो एनर्जी का सिस्टम है इसी के ऊपर टिका रहेगा। इसके अलावा अगली जो एनर्जी है वह विंड एनर्जी है। विंड एनर्जी जो रहती है यह एक काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। अब इसके लिए क्या होना चाहिए कि पहाड़ी एरिया होना चाहिए, वहाँ पर एयर का प्रेशर लगभग 7 से 8 किलोमीटर की स्पीड से वहाँ पर हवा चलनी चाहिए। तो ऐसे जो एरियाज़ रहते हैं, जैसे कोस्टल एरिया, जो समुद्र के किनारे के एरिया रहते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा हवा चलती है। तो ऐसे एरियाज़ में क्या करते हैं गवर्नमेंट करती क्या कि वहाँ पर बड़े बड़े टावर्स लगा देते हैं। उन टावर्स में बड़े बड़े पंखे वाले जो लगा देते हैं, टरबाइंस लगा देते हैं बड़े बड़े पंखे लगाकर, जिसे हम लोग पवन चक्की बोलते हैं। और बाद में फिर ये टावर्स पर पंखे जो है चलते रहते हैं। फिर यहीं से फिर क्या होता है कि बिजली का फॉर्मेशन होता है। विंड एनर्जी जो रहती है वह इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन इसके लिए ओपन फील्ड्स होना चाहिए, अच्छा मैदान होना चाहिए,
और वहाँ पर लगभग 7 से 8 किलोमीटर की स्पीड से हवा चलनी चाहिए, तभी जाकर हमें अच्छी बिजली वहाँ से मिलेगी। तो ये जो विंड एनर्जी है, विंड एनर्जी से हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इसे कन्वर्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर अलग अलग तरीके के विंड एनर्जी के पार्क जैसे शिल्पा जैसलमेर विंड पार्क जो कि राजस्थान में है, यहाँ पर 105 मेगावाट की बिजली जो रहती है वह जनरेट की जाती है। और जो और भी तरीके के यहाँ पर हमने मेंशन किया है, आप ये देख लीजिएगा। और लास्ट में जो इसकी एनर्जी की जो अगली टाइप है वह टाइडल एनर्जी है। टाइडल एनर्जी से हम लोग ज्वारी ऊर्जा बोलते हैं। यह ऊर्जा जो रहती है यह हाइड्रो पावर के द्वारा होती है। जैसे इसमें होता क्या है कि जो समुद्र के किनारे वहाँ पर टाइडल ज्वार आता रहता है, तो ऐसे एरियाज पर बड़े बड़े टरबाइंस लगा दिए जाते हैं। जब वो उसमें वाटर उस टरबाइंस पर चलता है तो वहाँ से फिर वो टरबाइन चलती है, तो वहाँ से फिर हमें एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी मिलती है। तो यहाँ से लगभग सबसे ज़्यादा जो बिजली रहती है इसी एनर्जी के द्वारा मिलती है। यहाँ से लगभग 15,000 मेगावाट तक की बिजली जो रहती है वह टाइडल एनर्जी के द्वारा मिलती है, क्योंकि वहाँ पर जो वाटर रहते हैं वाटर को इस टरबाइन पर डाला जाता है, तो वहाँ से हमें कंटिन्यू बिजली मिलती रहती है। तो ये सब आज की इस वीडियो में हमने आपको एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में बताया कि इंडिया में जो एनर्जी के रिसोर्सेज हैं वे कौन कौन से हैं, ख़ास करके कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के में अंतर क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने आपको बताया। तो आज की इस वीडियोज़ में बस इतना ही। आपको वीडियोज़ कैसी लगी आप कमेंट में इसे ज़रूर बताएं।